हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का ये जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 4 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वाला जो वीडियो होगा, पर्टिकुलर ये वाला जो वीडियो होगा, ये यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं और लगातार उनके क्वेश्चंस, उनकी क्वेरीज ये आ रही है कि सर यूट्यूब पर सारे वीडियोस अवेलेबल नहीं हैं तो बाकी की वीडियोस कहाँ पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस आप लोगों को नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम लोगों ने अपने पेड बैचेस वगैरह लॉन्च किए हुए हैं, वहाँ पर जाकर आप लोग अगर कोर्स वगैरह परचेज करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस आप लोगों को नहीं मिलेंगी। तो ये जो डाउट है आप लोगों का, इसको आप लोग खत्म करो। यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस आप लोगों को नहीं मिलने वाली है। अगर आप लोगों को रेगुलर क्लासेस लेनी है तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्सेज दिए गए हैं, कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप लोग कोर्सेज को परचेज करो। और परचेज करने के बाद में आप लोगों को फिर पीडीएफ्स भी मिलेंगी उस कोर्स में, क्विजेज भी उस कोर्स में मिलेंगे, अगर मिलने वाली होंगी तो वीडियोस भी वहाँ पर मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पेड कोर्सेज में ही मिलेंगी, तो आप लोगों के मन में डाउट नहीं होना चाहिए। और अभी आज ही हम लोगों ने इसमें IBPS क्लर्क को ध्यान में रखते हुए IBPS क्लर्क के लिए भी एक नया बैच लॉन्च किया हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें हम लोग अप्रैल से लेकर जब तक IBPS क्लर्क का एग्जाम अक्टूबर में नहीं हो जाता तब तक के आपको कंटेंट वहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियोस मिलेंगे, उसमें क्विजेज मिलेंगे आप लोगों को और ई बुक्स भी मिलेंगी आप लोगों को अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते हैं। IBPS क्लर्क वाला जो कोर्स हम लोगों ने आज ही लॉन्च किया हुआ। ठीक है, तो जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, चाहे फिर वो वीडियो कोर्स हो, चाहे फिर वो हमारे PDF कोर्स हो, चाहे फिर हमारे वो क्विज कोर्स हो, सबका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाइए, देखिए और आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। तो ये डाउट अब नहीं होना चाहिए कि यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस नहीं मिलेंगे, सारा कुछ जो है ऑलरेडी पेड क्लासेस में ही मिल रहा है। तो वहीं से आप लोग जाकर वीडियोस वगैरह को देखना चाहते हैं तो कोर्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। कुछ ये क्वेरीज जो लोगों की आ रही थी, इसको हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो की स्टार्टिंग में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा और कोई क्वेरी भी मेरे पास में हाल फिलहाल में नहीं है। ठीक, तो चलो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो थी आप लोगों के साथ में शेयर की गई। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर लिखा गया है, देखो इसमें क्या बोला गया है। इन ऑर्डर टू डिजिटाइज द कैश कलेक्शन सिस्टम इन द टायर 3 cities and semi-urban regions, which payments bank has recently partnered with Axis Bank। ठीक है, टायर 3 और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नगद संग्रह प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए हाल ही में किस भुगतान बैंक ने एक्सिस बैंक के साथ में भागीदारी की है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेमी अर्बन एरियाज और टायर 3 सिटीज में कैश कलेक्शन को डिजिटाइज करने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। और एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो एक्सिस बैंक को डिजिटाइजेशन में सपोर्ट करेगा इस पार्टनरशिप के हो जाने के बाद में। बस इतना ही इनको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना याद रखो कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हुई है। क्यों पार्टनरशिप हुई है? डिजिटाइज द कैश कलेक्शन सिस्टम इन टायर 3 सिटीज एंड सेमी अर्बन एरियाज। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको आंसर से मिलती है, तो हमको क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होगा। अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में कई सारी इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में ही कलेक्ट करता हूँ। जब मैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग करता हूँ तो कई सारी इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन में ही डाल देता हूँ, जिससे वहीं से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना। तो क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान से पढ़ा करो, आंसर तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, एक्सप्लेनेशन तो ध्यान से सुनना है। जैसे इसमें ये बोला गया ना कि ये जो पार्टनरशिप हुई किस लिए की गई है, तो डिजिटाइज द कैश कलेक्शन सिस्टम। ठीक ना, कैश कलेक्शन सिस्टम को डिजिटाइज करने के लिए, डिजिटलाइजेशन के लिए ये पार्टनरशिप की गई है। किसके किसके बीच में, कहाँ पर? टायर 3 सिटीज और सेमी अर्बन एरियाज में। क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से मिली, बाकी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी वो हमको आंसर से मिली। तो दोनों चीजें आप लोग इस तरीके से समझते हुए चला करो, तो काफी अच्छे से तैयारी होगी। एक दूसरे से चीजों को रिलेट करो, इन्फॉर्मेशन चाहे क्वेश्चन से मिले चाहे आंसर से मिले, उसको गैदर करने की कोशिश करो। इसमें जो याद करना है, एयरटेल पेमेंट बैंक और एक्सिस बैंक, 2-3 बार ऐसे बोलो और याद हो जाएगा। एयरटेल पेमेंट बैंक, एक्सिस बैंक, बस इतना याद रखो। टायर 3 सिटीज, सेमी अर्बन एरियाज, कैश कलेक्शन, डिजिटाइजेशन, 2-3 बार बोलो बस। इससे ज्यादा और उस क्वेश्चन में कुछ पूछा नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। क्योंकि एयरटेल पेमेंट बैंक इसका आंसर है, इसलिए एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में कुछ चीजें हम लोग जानेंगे। जैसे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुव्रता विश्वास जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ठीक है, अनुव्रता विश्वास इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ये बात हुई एयरटेल पेमेंट बैंक की। ऑप्शन में और जो भी ये पेमेंट बैंक दी गई, इनका एटलीस्ट हेडक्वार्टर तो आप लोग रिकॉल कर ही लो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मच लोन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट इंडियाज हेल्थ सेक्टर थ्रू प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, PMABHIM। ठीक है ना,
विश्व बैंक द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के माध्यम से भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का समर्थन करने के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र को सपोर्ट करने के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये समझा जाए, ये पूछा जाए तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया के हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कितना लोन दिया गया, ये इसमें पूछा गया। बस इतना ही इसका इस पूरे क्वेश्चन का निचोड़ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 बिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1 बिलियन यूएसडी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी हाल ही में 500 मिलियन यूएसडी, ठीक है ना, 500 मिलियन यूएसडी, ध्यान रखना मिलियन और बिलियन समझना आप लोग। 500 मिलियन यूएसडी के 2 कॉम्प्लीमेंट्री लोन्स अप्रूव किए गए हैं और इन 500 मिलियन यूएसडी के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री लोन को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो 1 बिलियन यूएसडी हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर ही 1 बिलियन यूएसडी हो रहा है। ठीक, तो इसके माध्यम से जो है इंडिया के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। तो ये अमाउंट आप लोग याद रखना 1 बिलियन यूएसडी वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत। ठीक, और कौन कौन से राज्यों में मतलब ये लोन जो है उपयोग में लाया जाएगा अभी हाल फिलहाल में, तो केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में इस लोन का उपयोग किया जाएगा हेल्थ केयर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए अभी फिलहाल में। ठीक है, और ये जो लोन दिया गया है ये लोन जो है वर्ल्ड बैंक की लेंडिंग आर्म आईबीआरडी, ठीक है, आईबीआरडी के द्वारा दिया गया है। आईबीआरडी मैंने कई बार बताया है, इसका फुल फॉर्म बता दो भैया आप लोग फटाफट। ठीक है, और इस लोन की जो मेच्योरिटी पीरियड होगा 18.5 ईयर्स, 18.5 साल के लिए लोन दिया गया है और इसमें जो है 5 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। कितने साल का? 5 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। डेविड आर मालपास ये इसके क्या हो जाएंगे? प्रेसिडेंट हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यूएसडी 1 बिलियन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बाय विच नेम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आईसेक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए लर्निंग ऐप फॉर इन्वेस्टर्स टू हेल्प देम इन इन्वेस्टमेंट। हाल ही में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने आईसेक ने किस नाम से निवेशकों को निवेश में मदद करने के लिए एक लर्निंग ऐप लॉन्च किया हुआ है? कुल मिलाकर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने भी हाल ही में एक लर्निंग ऐप लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से वो लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई डायरेक्ट आई लर्न, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट आई लर्न, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब प्रोवाइड करने वाला है आईसीआईसीआई बैंक का। ठीक है ना, देखो आईसीआईसीआई डायरेक्ट के बारे में अगर हम लोग जाने तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो है ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला जो है आईसीआईसीआई बैंक का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। आईसीआईसीआई बैंक का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है आईसीआईसीआई डायरेक्ट, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ये जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट है ये जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। देखो इसमें दिया गया है ना आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो है वो आईसीआईसीआई बैंक का फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है। और अभी हाल ही में आईसीआईसीआई डायरेक्ट आई लर्न नाम से एक लर्निंग ऐप लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के द्वारा, जिससे कि लोगों को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और मार्केट टॉपिक्स के बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, लर्निंग ऐप का नाम और किसने लॉन्च किया है, बस ये चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है और दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई और याद हो गई होंगी। ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, एज पर द लेटेस्ट अपडेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाट इज द करंट इंटरेस्ट रेट ऑन द किसान विकास पत्र केवीपी। भारत सरकार के नवीनतम अपडेट के अनुसार किसान विकास पत्र केवीपी का वर्तमान ब्याज दर क्या है, ये इसमें पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, पहले इसका आंसर जानेंगे उसके बाद में थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6.9%, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर है 6.9%, 6.9% ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने अभी हाल ही में फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q2 यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर, यानी कि जुलाई 2022 से लेकर सितंबर 2022, ठीक ना, अभी हाल ही में भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के Q2 यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर 2022 तक के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम के इंटरेस्ट रेट का ऐलान किया हुआ है। और क्या है इंटरेस्ट रेट, एक एक करके सब लोग हम पढ़ लेते हैं। पहले तो किसान विकास पत्र का अगर हम लोग पढ़ें जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6.9%। बाकी और हम लोग जान लेते हैं और क्या क्या इंटरेस्ट रेट किसके हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स की, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है ये 4% का है। और अगर हम लोग बात करते हैं एनएससी की
ठीक है ना। एनएससी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एनएससी का जो मेच्योरिटी पीरियड होगा 5 इयर्स का होगा। एनएससी का मेच्योरिटी पीरियड जो होगा ये 5 इयर्स का होगा और इस पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ये में 6.8% का मिल रहा है, ठीक है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, अगर पीपीएफ की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीपीएफ का जो मेच्योरिटी पीरियड होगा वो 15 इयर्स का होगा। पीपीएफ का मेच्योरिटी पीरियड 15 इयर्स का होगा और इस पे जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो 7.1% का मिलेगा। केवीपी किसान विकास पत्र जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, इसके मेच्योरिटी पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे तो 124 मंथ्स, 124 महीने इसकी मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगी और इसका जो इंटरेस्ट रेट है 6.9%, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होगा वो 21 सालों के लिए होगा, 21 ईयर्स के लिए, और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इसका 7.6%, ठीक है ना। कितना, मैं फिर से लिख देता हूँ, 7.6%। ये बात हो रही है सुकन्या समृद्धि अकाउंट की, ठीक है। और बस ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट थे, उनका मेच्योरिटी पीरियड था जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो आपको मैंने बताया। और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वित्त मंत्रालय के द्वारा हर 3 महीने में ये जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स होती हैं इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो रिवाइज किया जाता है। तो अभी हाल फिलहाल में ये रिवाइज किया गया है, जुलाई से लेकर सितंबर 2022 तक के बीच में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, ठीक है ना, क्योंकि सितंबर में जब हमारा एग्जाम होगा, जिस भी टाइम पर हमारा आरआरबी का एग्जाम होगा, मुझे नहीं लगता कि तब तक ये अपडेट किया जा वो रहेगा, क्योंकि सितंबर में ही ड्यू रहेगा ना, सितंबर तक के लिए तो है ही है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि तब तक अब ये बदलने वाली नहीं। जैसे जीडीपी क्या होता है, जीडीपी के क्वेश्चंस मैं पढ़ा देता हूँ लेकिन एग्जाम टाइम तक कई बार बदल जाती है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जीडीपी वाले जो क्वेश्चन होंगे, जो जीडीपी से रिलेटेड एक अलग से वीडियो, सेपरेट वीडियो एग्जाम से जस्ट पहले मैं बना दूंगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये भी मुझे लग रहा है कि फाइनल होगी। अब जो है स्मॉल सेविंग स्कीम्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो बदलने के चांसेस कम है, हालांकि गवर्नमेंट के बीच में कुछ भी कर सकती है। लेकिन अभी फिलहाल के हिसाब से जो अगर करंट सिनेरियो देखें तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाला है। इसको एक कॉपी में एक जगह सारे के सारे लिख कर याद कर लेना, पीडीएफ में भी ये काफी डिटेल में आपको दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एज पर द लेटेस्ट डाटा ऑन डिपॉजिट्स विद शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मार्च 2022 रिलीज्ड बाय द आरबीआई, द शेयर ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट्स कासा डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक हैज इंक्रीज्ड टू व्हाट परसेंट एज ऑफ मार्च 2022। बढ़िया क्वेश्चन है। आरबीआई द्वारा जारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मार्च 2022 के साथ जमा पर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 तक वाणिज्यिक बैंकों के चालू और बचत खाता में जमाओं की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है। हिंदी अगर ये भैया बहुत ज़्यादा टफ लगे तो क्वेश्चन इसीलिए इंग्लिश में भी लिखा जाता है, इंग्लिश में समझ लेना। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार एलिबरेट कर दे रहा हूँ जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। आरबीआई ने अभी हाल ही में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक मार्च 2022 नाम से डिपॉजिट के इस नाम से बैंकों के डिपॉजिट का एक डाटा जो है रिलीज किया हुआ है। तो उस डाटा के हिसाब से कासा अकाउंट्स में डिपॉजिट जो है, कमर्शियल बैंकों के कासा अकाउंट्स में जो है डिपॉजिट जो है वो मार्च 2022 तक कितना बढ़कर कितना हो गया, ये इस पे पूछा गया, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 44.8%, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 44.8%, 44.8% ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने बताया आपसे ना। तो बताया ना कि भी आरबीआई ने एक डाटा रिलीज किया हुआ है, किस नाम से डाटा रिलीज किया गया है ये आप लोग याद रख लेना, ठीक है ना, ये याद रख लेना। और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया गया है। इस डाटा के हिसाब से मार्च 2022 तक कमर्शियल बैंकों के हिसाब से, मतलब इस रिपोर्ट के हिसाब से, इस डाटा के हिसाब से मार्च 2022 तक कमर्शियल बैंक के कासा डिपॉजिट्स यानी कि करंट एंड सेविंग अकाउंट्स का जो भी डिपॉजिट है उसमें 44.8% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक। ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। कुछ और फैक्ट, कुछ और डाटा भी इसमें बताए गए हैं, ठीक है ना, ये जो रिपोर्ट जारी की गई जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके उन डाटाओं को भी, जो भी और डाटा है उनको भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी रिपोर्ट में, इसी डाटा में ये भी बताया गया है कि 2021-22 के दौरान 7 राज्यों ने मिलकर टोटल बैंक डिपॉजिट का 63.3% अकेले डिपॉजिट किया हुआ है। ये डाटा याद रखना। स्केल 3 वाले भैया आप लोग डाटा याद रखना, डाटा ही आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि स्केल 3 वालों के लिए ही डाटा है, अगर कॉम्प्लिकेशन करना हो, अगर टफ करना हो तो जीबीओ और आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क में भी डाटा पूछ सकते हैं। तो ये डाटा वाला खेल जो है ना, ये याद रखना। मैं फिर से बोलूँगा, ये लाइन जो है फिर से सुनो आप लोग। ये जो डाटा रिलीज किया गया आरबीआई के द्वारा, इसके अनुसार, इस डाटा के अनुसार 7 राज्यों ने मिलकर टोटल बैंक डिपॉजिट का 63.3% अकेले डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है। जितना भी डिपॉजिट हुआ है उसका टोटल 63.3% अकेले इन 7
राज्यों के द्वारा डिपॉजिट किया गया है, और ये 7 राज्य कौन से हैं ये नाम आप लोग याद रखो। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि कौन सा राज्य इनमें से नहीं है, तो ये आप तभी बता पाओगे जब आपको पता होगा कि कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी तरीके से की जा सकती है, हमको सारी चीजें पढ़कर चलना है। मैं बार बार जहां पर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं बताता हूं कि ध्यान से सुनो इसको, ठीक। 7 राज्यों के नाम हम लोग जानते हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और गुजरात। फिर से सुनो, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और गुजरात, ठीक। पहला फैक्ट इसमें ये बताया गया। दूसरी चीज ये बताएगी कि ईयर ऑन ईयर बैंक डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 10% की हुई है मार्च 2022 में। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो करंट डिपॉजिट में 10.9%, ठीक है। फिर से सुनो, करंट अकाउंट में जो भी डिपॉजिट होता है उसमें 10.9%, ये बात किसकी हो रही है? करंट की, ये बात हो रही है करंट की, ठीक। सेविंग डिपॉजिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें 13.3% डाटा है, ये याद रखना, 13.3% ये बात हो रही है किसकी? सेविंग डिपॉजिट की। किसकी बात हो रही है? सेविंग डिपॉजिट की, ठीक है ना। और टर्म डिपॉजिट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 7.9%, कितना? 7.9%, 7.9% ये बात हो रही है टर्म डिपॉजिट की, ठीक। तो करंट डिपॉजिट में 10.9%, सेविंग डिपॉजिट में जो है 13.3% और टर्म डिपॉजिट में 7.9% की बढ़ोतरी हुई है 2021-22 के दौरान। ये डाटा भी आप लोग याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। और आगे थोड़ा सा बढ़ें तो टोटल डिपॉजिट का 19.8%, ठीक ना। टोटल जितना भी डिपॉजिट किया गया इस ड्यूरेशन में उसका 19.8% डिपॉजिट फीमेल के द्वारा, महिलाओं के द्वारा डिपॉजिट किया गया है, ठीक। कुछ और पॉइंट्स भी इसमें दिए गए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि उतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, तो पीडीएफ भी आप लोग इसके बारे में एक बार पढ़ लेना। वीडियो देखने के बाद में पीडीएफ आप एक बार आप लोग और पढ़ोगे तो चीजें बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो जाएंगी। मैं बार बार बताता हूँ कि आप लोगों का पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप जो भी वीडियोस में बता रहा हूँ, मतलब पढ़ा रहा हूँ, वीडियोस को देखो, वीडियोस के थ्रू गो थ्रू हो जाओ, उसके बाद में आप लोग पीडीएफ में पढ़ो, पीडीएफ पढ़ो, कंप्लीट पीडीएफ पढ़ो, उसका एनालिसिस करो, अच्छे से चीजों को याद करो, फिर जाकर आप लोग क्विज दो। क्विजेस में और तैयार कर रहा हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में तैयार कर रहा हूँ, जिसको आने वाले टाइम पर इसमें इंक्लूड करूंगा, तो आप लोग वहां से और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन एक सिस्टमैटिक वे पढ़ने का यही होता है, पहले वीडियोस देखो, फिर पीडीएफ पढ़ो, फिर उसके बाद में जाकर आप लोग क्विजेस को सॉल्व करो, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44.8%। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In order to launch Dining Delights, a premium dining experience program for bank clients, which bank has recently partnered with Easy Diner? बैंक ग्राहकों के लिए एक प्रीमियम डाइनिंग एक्सपीरियंस प्रोग्राम डाइनिंग डिलाइट्स लॉन्च करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने इजी डाइनर के साथ में जो है साझेदारी किया हुआ है, ठीक। कुछ भी प्रोनाउंसिएट कर लो, इजी डाइनर, इजी डिनर, डिनर तो फिलहाल ये नहीं ही है, तो इस हिसाब से आप लोग इसका प्रोनाउंसिएशन कर लो। ये क्वेश्चन मैंने आज अभी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था और 2-3 लोगों ने ही आंसर अभी तक दिया और सही आंसर दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने तरीके से थोड़ा सा अलग है ये, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यूनिकनेस है इसमें, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है पढ़ना जरूरी है कि हम कहीं पर कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते हैं। जिस क्वेश्चन का जितना वेटेज होगा, जो क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको उतना डिटेल में, उतना इन डेप्थ में जाकर पढ़ेंगे। जो वन लाइनर करने लायक रहेगा उसको वन लाइनर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक। इसी डाइनर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक टेबल रिजर्वेशन, फूड डिलीवरी एंड रेस्टोरेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। और इसी के साथ में पार्टनरशिप किया है अभी एक्सिस बैंक ने अपने क्लाइंट्स के लिए डाइनिंग डिलाइट लॉन्च किया है, ठीक है। बस ये याद रखो कि डाइनिंग डिलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, डाइनिंग डिलाइट लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा, किसके साथ पार्टनरशिप में? इजी डाइनर के साथ में पार्टनरशिप में। बस इतनी चीजें आप लोग याद रखो। ऑप्शन में जितनी भी बैंक दी गई सबका हेडक्वार्टर आप लोग रिकॉल कर लो, यहाँ पर मैं भी कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगला देखेंगे, नेम द बैंक व्हिच हैज बिकम द विनर ऑफ द नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एमएसएमई सेक्टर। बढ़िया क्वेश्चन है। उस बैंक का नाम बताओ जो एमएसएमई क्षेत्र में प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 का विजेता बना हुआ है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, डीप में जाकर पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन अच्छा है तो चीजें भी अच्छे से होनी चाहिए, पढ़ना भी इसको अच्छे से ही चाहिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डीप में जाकर और इन डेप्थ में जाकर थोड़ा सा पढ़ेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये बढ़िया है, ठीक है। तो अभी हाल ही में नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स 2022 का अनाउंसमेंट किया गया, इसकी घोषणा की गई और मुख्यतः 2 या 3 कैटेगरीज में जो है ये अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम पॉइंट और जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उन सारी कैटेगरीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी और डिटेल में थोड़ा सा पीडीएफ में दिया जाएगा, तो पीडीएफ भी आप लोग पढ़ना,
PDF पे जाकर आप लोग पढ़ोगे तो चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों को आसान हो जाएंगे और आसानी से आप लोग याद कर पाओगे, ठीक ना। तो जो 2-3 कैटेगरीज हैं, पहली कैटेगरी के बारे में जानते हैं। तो पहली कैटेगरी है बैंक्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSME सेक्टर। देखो ना, इसमें दिया गया है ना, फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSME सेक्टर। तो बस यहाँ पर जो यहाँ पर पहले बैंक लगा दो तो पहली कैटेगरी बन जाएगी बैंक। मतलब कि MSMEs के लिए कौन से बैंक ने सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म काम किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग उसका कंट्रीब्यूशन रहा है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSMEs के लिए, ठीक। तो पहली कैटेगरी बैंकों की है। तो अगर कैटेगरी वाइज नाम जानना चाहे तो इस कैटेगरी का नाम जो है बैंक्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSME सेक्टर, ये इसका कैटेगरी का नाम है। लेकिन आने वाले 2-3 कैटेगरी और जो भी पढ़ेंगे ये सारी चीजें वहां पर सेम में रहने वाली हैं। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSME सेक्टर, बस चीजें बदलती जाएंगी। अगर बैंक है तो बैंक आ जाएगा, स्टेट है तो स्टेट आ जाएगा यहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो पहली कैटेगरी बैंकों के लिए है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो जो नेशनल MSMEs अवार्ड 2022 लॉन्च किया गया था उसमें जो एक कैटेगरी थी बैंक्स फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSME सेक्टर, उसका जो विनर है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। फर्स्ट रैंक रही है इसकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। सेकंड नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सेकंड रैंक रही है उसकी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की। थर्ड नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो थर्ड रैंक रही है पंजाब नेशनल बैंक की। सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया हुआ है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, सेकंड नंबर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, थर्ड नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक। ये बात हो गई बैंक की जो कैटेगरीज थी। क्वेश्चन मैंने बताया कि 1-2 कैटेगरीज और हैं, तो अगली कैटेगरी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगली जो हमारी कैटेगरी है, दूसरी जो हमारी कैटेगरी है, उस कैटेगरी का नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन दी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSME सेक्टर। मैंने आपसे बताया था ना कि बस यहीं पर चीजें चेंज होंगी। यहाँ पर बैंक आएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSME सेक्टर, ठीक है। तो अगली जो कैटेगरी हो जाएगी, दूसरी कैटेगरी, वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSME सेक्टर, ठीक है। तो इसके लिए इसका जो विनर हो जाएगा, इसमें जो फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है वो मिला हुआ है विरुधुनगर, जो कि तमिलनाडु में है, विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूँ, विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट जो है ये तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। ये तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि फर्स्ट रैंक मिली हुई है। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करेंगे कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो करौली, सेकंड नंबर पर करौली। इसको याद करने का और आसान तरीका है, नीम करौली बाबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना। तो सेकंड नंबर पर करौली है, ये राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है, ये सेकंड नंबर पर मिला हुआ है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा का जो है कालाहांडी, एक डिस्ट्रिक्ट है कालाहांडी, ठीक है ना। ये उड़ीसा का है, ये जो है उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है और इसको थर्ड रैंक मिली हुई है। ये कौन सी कैटेगरी है, ये कैटेगरी है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन दी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSME सेक्टर। जिलों की अगर बात की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट की बात की जाएगी तो ये रैंक रहेगी, ठीक है ना। इस ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड थर्ड रहेगा। और अगर बैंकों की बात की जाएगी तो ये ऑर्डर रहेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला, ठीक है ना। तीसरी कैटेगरी जो है वो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन दी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSME सेक्टर। मैंने बताया ना कि यहाँ पर एक बार बैंक आया, दूसरी बार आ जाएगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, और जो तीसरी कैटेगरी है वो है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन दी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द MSME सेक्टर। तो इस कैटेगरी में कौन से स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को फर्स्ट रैंक मिली, कौन से को सेकंड मिली, कौन से थर्ड को मिली, ये भी एक एक करके हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट रैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो फर्स्ट रैंक जो मिला हुआ है MSME डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा के MSME डिपार्टमेंट को फर्स्ट रैंक मिला हुआ है। सेकंड पे अगर हम लोग बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक ना, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, डायरेक्ट बिहार लिखो यार, इतना क्या लिखने की जरूरत है। सेकंड नंबर पर जो है फर्स्ट पे है MSME डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा, ठीक है ना। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो फर्स्ट पे उड़ीसा, सेकंड पर बिहार आएगा, और थर्ड नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो MSME डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा HR, थर्ड नंबर पर हरियाणा है, ठीक। तो ये तीनों कैटेगरीज थी। हालांकि इन तीनों कैटेगरीज पर अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता था, एक बार बैंक के लिए, एक बार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए, और एक बार यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स के लिए। लेकिन मैंने क्या किया कि तीनों क्वेश्चन को एक ही जगह पर तीनों चीजों को मैंने पढ़ा दिया, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ही प्लेस ऐसे होते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो मैंने तीनों कैटेगरीज का तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड करके बता दिया। इसको अलग अलग करके एक क्वेश्चन करके भी पूछा जा सकता था, लेकिन मैंने एक ही जगह पे पढ़ाया, तो आप लोग इसको याद रखना, एक जगह नोट डाउन करना और ये तीनों चीजें इस तरीके से लिख लेना, ठीक है।
यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर नारायण तातू राणे हैं, ठीक है ना। नारायण तातू राणे जो है वो यूनियन एमएसएमई मिनिस्टर हैं और महाराष्ट्र से ये राज्यसभा में है, ठीक है। ये किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक भाग था। अगला क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसको और डीप में डिस्कस करेंगे और उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो क्वेश्चन काफी डीप में जाकर, काफी इन डेप्थ में जाकर हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं और उस क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। ड्यूरिंग उद्यमी भारत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एट द विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, who has launched the Raising and Accelerating MSME Performance रैंप स्कीम। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित उद्यमी भारत कार्यक्रम के दौरान किसने राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप योजना शुरू की है, ठीक है ना। तो इसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि उद्यमी भारत, उद्यान भारत नहीं, उद्यमी भारत प्रोग्राम जो है कहाँ पर आयोजित किया गया ना, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन से भी आंसर बनते हैं, क्वेश्चन से भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, तो उसको ध्यान से पढ़ा करो। उद्यमी भारत जो प्रोग्राम है वो विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इस प्रोग्राम के दौरान जो है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप स्कीम जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये इसमें पूछा गया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, मैंने बताया था ना, ये सातवें क्वेश्चन से जो पिछला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है उससे रिलेट करेगा ये, ठीक है ना। तो इसको क्वेश्चन अच्छा है, काफी डीप में पढ़ेंगे, अगर अच्छी चीजें हैं तो अच्छे तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा ना। और दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट स्कीम वाला क्वेश्चन ही बन रहा है, ठीक ना। ये रैंप स्कीम का वाला क्वेश्चन बन रहा है तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बन ही जाता है, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा डीप में जाकर इसको हम लोग पढ़ते हैं। अभी हाल ही में विज्ञान भवन जो कि नई दिल्ली में है, वहां पर उद्यमी भारत प्रोग्राम आयोजित किया गया था, ठीक है। और इस प्रोग्राम के दौरान एमएसएमई सेक्टर के लिए कई सारे की इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे। कौन कौन से की इनिशिएटिव थे, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला तो की इनिशिएटिव यही था कि रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप स्कीम लॉन्च की गई थी। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप स्कीम लॉन्च की गई इस प्रोग्राम के दौरान, जो विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था उद्यमी भारत। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एमएसएमई एक्सपोर्टर, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, सीबीएफटीई, मतलब कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर दूसरा प्रोग्राम ही हो गया। ये दूसरा इनिशिएटिव था। पहला इनिशिएटिव हमारा जो था वो रैंप था, पहला इनिशिएटिव जो था हमारा रैंप का था, दूसरा इनिशिएटिव हमारा ये हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों स्कीम थी बेसिकली, तो ये दोनों स्कीम जो है ये लॉन्च की गई यहाँ पर, ठीक है ना। उद्यमी भारत प्रोग्राम जो कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, उस दौरान एमएसएमईज के लिए रैंप स्कीम और सीपीएफटीई स्कीम जो है लॉन्च की गई। इसके साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसको कि हम लोग पीएमईजीपी यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में लिख रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर पीएम हो गई, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, तीसरा ये है, ठीक है ना। तो जो तीसरा इनिशिएटिव था उसमें क्या किया गया कि ये शुरू के तो दोनों रैंप और सीबीएफटीई स्कीम लॉन्च की गई। उसके बाद में जो ये पीएमजीईपी है इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ इसमें फीचर्स ऐड किए गए, उसको भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, ठीक है। तो और ये जो उद्यमी भारत प्रोग्राम विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और इनके साथ साथ में नारायण तातू राणे जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमईज हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद थे। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि नारायण तातू राणे जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमईज हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो राज्यसभा से है, ये महाराष्ट्र से, ठीक है। ये सारी चीजें वहाँ पर बताई गई थी, ठीक है। तो इन सभी लोगों ने इस उद्यमी भारत प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ठीक। अब इसमें क्या क्या आपको मैंने बताया कि 2 स्कीम लॉन्च की गई और पीएमईजीपी में कुछ अमेंडमेंट किए गए, कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए। तो एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम लोग जानते हैं। तो इस प्रोग्राम के दौरान मोदी जी ने एमएसएमई इंडिया हैकाथॉन 2022 का रिजल्ट भी डिक्लेयर किया, ठीक है। बाकी पीएमईजीपी के बारे में क्या किया गया था उसके मतलब वो बताया ही आप लोगों को, उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए गए, कुछ नए चीज़ें अमेंड की गई और साथ ही साथ में पीएमईजीपी के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको डिजिटली सहायता प्रदान की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस इवेंट के दौरान, ठीक। अगले पॉइंट्स की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस आयोजन में, ठीक। फिर से सुनो आप लोग, नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 का आयोजन भी किया गया था, उसका आयोजन नहीं, उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्यमी भारत प्रोग्राम में
के दौरान जो कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और मैंने बताया था ना कि पिछला जो क्वेश्चन था हमारा नेशनल एमएसएमई अवार्ड के बारे में, जहां पर 3 कैटेगरीज में हम लोगों ने तीनों अवार्ड के बारे में पढ़े थे। एक बैंक के लिए था, एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए था और एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए था। तो ये वो क्वेश्चन जो था बेसिकली इसी का पार्ट था, लेकिन ये क्वेश्चन काफी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको सेग्रीगेट करके एक अलग सेपरेट क्वेश्चन दे दिया था, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर अलग से बना दिया। ठीक, तो पिछला क्वेश्चन से हम लोगों ने इस तरीके से रिलेट किया। और इसके साथ साथ में सेल्फ रिलायंट इंडिया SRI फंड के लिए जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 MSMEs को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी प्रदान किए हुए हैं। कितने MSMEs को? 75 MSMEs को डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए हैं पीएम मोदी के द्वारा, ठीक है। और इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 48% एक्सपोर्ट जो है MSMEs के द्वारा ही किया गया है। पिछले कुछ सालों में ऐसी इंफॉर्मेशन इस प्रोग्राम के दौरान बताई गई, जो स्पीच होती है पीएम मोदी की, उस दौरान ये जानकारी भी दी गई कि इंडिया के एक्सपोर्ट का लगभग 48% इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 48% एक्सपोर्ट MSMEs के द्वारा किया गया है पिछले कुछ सालों में। इसीलिए MSMEs को लोग इतना प्रमोट कर रहे हैं। और इस इवेंट के दौरान 18,000 MSMEs, ठीक है। ये जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ, जो डाटा मैं बता रहा हूँ, लिख लो, आप लोग नोट डाउन कर लो, जो पेड यूजर्स नहीं हो, ठीक है ना, तो इसको लिख लो, नहीं भूल जाओगे, फिर यही होगा ना लास्ट में कि मुरारी बाबू की तरीके से कथा सुन लिए और पूरी रामायण खत्म हो गई। और रामायण खत्म होने के बाद में जब हमसे पूछा गया कि भैया ये बता दो राम राक्षस थे कि रावण राक्षस थे, तो ये आपको पता ही नहीं चल पाया ना। तो ऐसा सिनेरियो ना बनाओ, इसको सुनते ना जाओ कि केवल सुने जा रहे हो। कान में इसको घुसना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए, लिखो, नोट डाउन करो, ध्यान से सुनो आप लोग इसको, ठीक। तो इस इवेंट के दौरान टोटल 18,000 MSMEs को 500 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर किया गया। कितने का? 500 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस इवेंट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSMEs को एक नए तरीके से परिभाषित किया, ठीक ना। MSMEs की जो डेफिनेशन होती है, जो इसका फुल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? वो होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होता है। भाई MSMEs का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होता है। लेकिन क्या किया गया कि ये जो इवेंट था उद्यमी भारत, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस MSMEs को मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के रूप में परिभाषित किया। मतलब कि उन्होंने ये कहा कि इस MSMEs का फुल फॉर्म जो है वो मैक्सिमम सपोर्ट टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इस तरीके से उन्होंने इसको परिभाषित किया, ठीक है ना। और इसी प्रोग्राम के दौरान साथ ही साथ में ये निर्णय भी लिया गया कि ये चीज़ याद रखना, ये बढ़िया पॉइंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है ना, कि ये जो इवेंट था, ये जो प्रोग्राम था, इसके दौरान ये निर्णय लिया गया कि 200 करोड़ रुपए, ठीक ना, 200 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर के लिए कोई भी ग्लोबल टेंडर नहीं निकाला जाएगा। फिर से सुनो आप लोग, 200 करोड़ रुपए तक का अगर कोई ऑर्डर होता है तो उस ऑर्डर के लिए, उसको उस काम को पूरा करने के लिए कोई भी ग्लोबल टेंडर नहीं निकाला जाएगा। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना, ग्लोबल टेंडर नहीं निकाला जाएगा, जिससे कि MSMEs मतलब इंडिया के लोगों को ही मौका दिया जाएगा, इसीलिए ग्लोबल टेंडर नहीं निकाला जाएगा। तो ये लिमिट जो है ये आप लोग याद रखना, 200 करोड़ रुपए, एग्जैक्ट 200 करोड़ रुपए नहीं, 200 करोड़ रुपए तक, यानी कि 100 करोड़ का होगा, 50 करोड़ का होगा, 120 करोड़ रुपए का होगा, तब तक के लिए, ठीक है ना। तो ये बोला गया कि 200 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर के लिए कोई भी ग्लोबल टेंडर नहीं निकाला जाएगा। मैं 3-4 बार ये जिसको बोल रहा हूँ ना, 200 करोड़, इसीलिए बोल रहा हूँ कि दिमाग में बैठ जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक। ये कुछ फैक्ट्स थे। अब आते हैं हम लोग रैंप स्कीम पर, ठीक ना। अभी रैंप और ये CBFT ये सब पड़ा हुआ है ना, अब आते हैं रैंप पर, ठीक है। तो रैंप स्कीम के कुछ पॉइंट्स जानेंगे, बस बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहली बात तो इसे लॉन्च किया गया, ठीक है ना। और ये जो रैंप है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहायता प्राप्त स्कीम है, विश्व बैंक के द्वारा इसको सहायता दी गई है। 5 साल की ये स्कीम है, टोटल कितने साल की? 5 ईयर्स की, ठीक ना। टोटल 5 साल की ये स्कीम है और इसी फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट हो जाएगी, अभी से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। MSMEs के कैपेसिटी बिल्डिंग और कई MSMEs के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और कई अन्य प्रकार से MSMEs को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है। और अगर हम लोग बात करें बेसिक की, इनिशियली स्टार्टिंग लेवल की अगर हम लोग बात करें तो इनिशियली ये स्कीम जो थी ना, ये 2020 में, इनिशियली ये स्कीम जो थी शुरुआत में 2020 में ही भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। टोटल 6062.45 करोड़ 62.45 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है। और इसमें से 3,750 करोड़ रुपए, 3,750 करोड़ रुपए जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा जून 2021 में ही दे दिया गया है। कितना, किस में दे दिया गया है?
जून 2021 में ही दे दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। बाकी का बचा हुआ जो 2312.45 2312 करोड़ रुपीस का जो अमाउंट बचा हुआ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। ठीक, तो ये कुछ डाटा था, ये भी आप लोग याद रखना। क्वेश्चन यहीं पर नहीं खत्म होता है, कुछ और चीजें हैं उसको भी जानते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरी जो स्कीम थी वो हमारी थी CBFTE की। तो जो ये CBFTE है ये फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेस को इजी बनाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर यानी कि CBFTE स्कीम भी लॉन्च की गई PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी इवेंट के दौरान। ठीक, इसी इवेंट के दौरान फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर को इस स्कीम के तहत में मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाएगा, सर्टिफिकेशन रिलेटेड सपोर्ट दिया जाएगा ना, जब चीजें एक्सपोर्ट की जाती हैं तो उसमें कौन कौन से पेपर लगते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट लगता है, उससे रिलेटेड जो भी हेल्प होगी वो इसी स्कीम के तहत में एक्सपोर्टर का, MSME एक्सपोर्टर का किया जाएगा। और भी दूसरे प्रकार के कई सपोर्ट दिए जाएंगे फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टर को इस स्कीम के तहत में। ठीक, ये बात हो गई दूसरी स्कीम की। अब हम लोग बात करते हैं PMEGP की, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की। तो इसमें ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, यहाँ से भी चीजें आएंगी। यहाँ से जो डाटा बता रहा हूँ सुनना, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की अगर लोग बात करेंगे तो इसमें मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। फिर से सुनो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि PMEGP की अगर हम लोग बात करें यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम की, तो इसके तहत में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट, पहले मैं लिख रहा हूँ इसको, मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट वो जो है 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक करने का डिसीजन लिया गया है। ठीक है ना, और ये जो 25 लाख से 50 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, ये भी ध्यान रखना, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है। दूसरा अगर हम लोग बात करें यानी कि सर्विस सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो सर्विस सेक्टर के लिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर, ठीक है ना, 10 लाख रुपए से बढ़ाकर इसे जो है 20 लाख रुपए तक 20 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। इस पॉइंट को मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि चीजें इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस है, तो फिर से सुनो आप लोग, यहीं पर चीजें याद होनी चाहिए जो, ठीक है। तो जो ये प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत में जो भी मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, उसकी जो लिमिट है उसको 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक का करने का फैसला किया गया है। और सर्विस सेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नहीं, सर्विस सेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सर्विस सेक्टर का जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसकी जो लिमिट है उसको 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक करने का फैसला किया गया है। ठीक, तो ये मेजर चेंजेस किए गए हैं PMEGP में। यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस बनते हैं, तो ध्यान से सुनना, नोट डाउन कर लेना, चीजें बढ़िया हैं आप लोगों के लिए। ठीक, और ठीक है, और भी कुछ पॉइंट्स थे यहाँ पर जो कि PDF में और डिटेल में दूंगा, PDF में और डिटेल में दूंगा। अभी तो यहाँ पर सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें जो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जरूरी है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, लेकिन PDF में थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो के बाद में आप लोग PDF जरूर देखा करो। ठीक है, जो भी हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, ठीक है, उनके जो भी एप्लीकेंट्स होंगे या फिर जो ट्रांसजेंडर्स होंगे उनको और अधिक सब्सिडी देने का भी प्रावधान कहा गया है इसमें। ठीक है, तो बस अगला जो इवेंट था वो इसी का जो अगला पार्ट था वो नेशनल MSME अवार्ड से रिलेटेड था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 में उस चीज को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जो नेशनल MSME अवार्ड था उसको हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस कर लिया हुआ था कि किसको किसको कैसे कैसे क्या अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन 7 और 8 एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इन दोनों चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा बढ़िया थे। यहाँ से पूरे चांसेस हैं कि एक नए क्वेश्चन आप लोगों को किसी न किसी एग्जाम में तो देखने को जरूर मिलने वाले हैं। ठीक है, मैंने पूरी जी जान लगाई आप लोगों को चीजें समझाने में, PDF में भी मैं पूरी जी जान लगा के बहुत अच्छे से चीजें आप लोगों को दूंगा। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कितने चीजों को ग्रैब कर पाते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट इन फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA रूल्स 2021 मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अप टू हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड बाय इंडियंस फ्रॉम देयर रिलेटिव्स स्टेइंग अब्रॉड विदाउट इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज। बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, भारत सरकार द्वारा विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA नियम 2011 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेश में रहने वाले अपने रिश्तेदारों से भारतीयों को कितनी राशि तक प्राप्त हो सकती है। इसमें यह पूछा गया है कि कोई भी इंडियन
कोई भी भारतीय व्यक्ति विदेशों में रहने वाले अपने किसी भी रिश्तेदार से कितने रुपए तक बिना किसी अथॉरिटीज को सूचित किए हुए ले सकता है उनसे, ये इसमें पूछा गया है। और इसके लिए क्या किया गया है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA रूल्स 2011 में भी हाल ही में अमेंडमेंट किया गया है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। तो ये जो अमेंडमेंट किया गया है FCRA रूल्स 2011 में, इस अमेंडमेंट के हो जाने में अब इसका नया नाम जो हो जाएगा, ठीक है ना, वो हो जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स 2022, ठीक है, इस नाम से भी ये जाना जाएगा। और ये 1 जुलाई 2022 से ऑलरेडी प्रभावी हो गया, इफेक्टिव हो गया है। 1 जुलाई 2022 से ऑलरेडी इफेक्टिव हो गया है, प्रभावी हो गया है। और इस अमेंडमेंट के हो जाने के बाद में कोई भी भारतीय नागरिक विदेश में रहने वाले अपने किसी भी रिलेटिव से 10 लाख रुपए तक रिसीव कर सकता है बिना किसी अथॉरिटीज को, बिना किसी सीनियर अथॉरिटीज को सूचित किए हुए। पहले यह लिमिट जो थी 1 लाख रुपए तक की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी 10 लाख रुपीस इसका आंसर हो जाएगा। पहले अगर इसकी हम लोग ओल्ड लिमिट की बात करेंगे तो इसका जो ओल्ड लिमिट है वो 1 लाख रुपए तक की थी। पहले 1 लाख रुपए थी, अमेंडमेंट करने के बाद में इसे 10 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। FCRA एक्ट जो है वो इनिशियली 1976 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था। और FCRA के बारे में बहुत डीप में नहीं जाएंगे यार ना, FCRA अननेसेसरी उतना लेंदी करने की हमें जरूरत है नहीं। जो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं वही हम लोगों को पढ़ना, अननेसेसरी में इधर उधर से बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ लेना। हालांकि PDF में थोड़ा बहुत इसके बारे में दे दूंगा, PDF से एक बार आप लोग गो थ्रू कर जाओगे ना तो चीज़ें आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलो अगला देखते हैं। In order to launch a co-branded credit card, which of the following company has recently partnered with SBI Cards and Payment Services? Co-branded credit card लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में SBI कार्ड्स और भुगतान सेवाओं के साथ में भागीदारी की है? ऑप्शन नंबर डी आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। वन लाइनर रहेगा, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ इसलिए रहे हैं कि कहीं पर कोई चीज़ छूट ना जाए, बाकी ये बहुत नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। आदित्य बिरला SBI कार्ड नाम से ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। किस नाम से लॉन्च किया जाएगा? आदित्य बिरला SBI कार्ड नाम से ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। बस इतना ही हमको इसमें पढ़ना है। SBI कार्ड्स की यहाँ पर बात हुई तो SBI कार्ड्स के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो गुरुग्राम हरियाणा में जो है इसका हेडक्वार्टर्स हो जाएगा। राम मोहन राव आमरा जो है इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द न्यूली एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो FSIB फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड लेवल अपॉइंटमेंट्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक PSBs, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस PSIs एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस FIs। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और वित्तीय संस्थाओं में बोर्ड स्तर की नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए हाल ही में इसे नव स्थापित वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी कि FSIB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। क्वेश्चन अच्छा है तो अच्छे से ही पढ़ेंगे हम लोग इसको, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ACC जिसको हम लोग बोलते हैं, अभी हाल ही में ACC यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी करते हैं, उन्होंने जो है यानी कि ACC ने अभी हाल ही में फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो यानी कि FSIB, ठीक ना, FSIB आगे से मैं इसको FSIB ही बोलने वाला हूँ पूरे क्वेश्चन में, ठीक। तो ACC ने अभी हाल ही में FSIB के मतलब इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक ना, FSIB के गठन को मंजूरी दे दी है। और ये जो FSIB है ये काम क्या करेगी ये भी हम लोग जान लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन में ही बताया गया है कि FSIB क्या करेगी। मैं बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से ही मिलती है। तो जो FSIB होगी इसका मेन काम जो होगा, इसमें क्या दिया गया है देखो, फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड लेवल अपॉइंटमेंट्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि ये जो FSIB होगी ये पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो भी बोर्ड लेवल के अपॉइंटमेंट होंगे उनके लिए अपनी रिकमेंडेशन देगी, उनके लिए अपने सुझाव देगी कि इनको भैया होल टाइम डायरेक्टर बनाओ, इनको जनरल मैनेजर बनाओ, इनको ये बनाओ, इस तरीके के सुझाव ये देगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में ही बताया गया कि FSIB क्या करेगी। तो ACC ने अभी हाल ही में, ACC यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, इसी ने अभी हाल ही में FSIB यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो इसके गठन को मंजूरी दे दी है, ठीक है। ये FSIB करेगी क्या आप लोगों को बता दिया गया। और ये जो FSIB है इसके माध्यम से क्या किया जाएगा एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। तो जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगे उनके होल टाइम डायरेक्टर्स, उनके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस के और पब्लिक सेक्टर और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो जनरल मैनेजर्स होते हैं या फिर जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको
उनके अपॉइंटमेंट के लिए अपनी रिकमेंडेशन देगी ना। एक शब्द में अगर बोला जाए तो इसमें बोला गया ना कि बोर्ड लेवल अपॉइंटमेंट। बोर्ड लेवल अपॉइंटमेंट मतलब होता है जो सीनियर लेवल पर अपॉइंटमेंट होता है ना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उसमें आते हैं, बोर्ड ऑफ जनरल मैनेजर्स में आते हैं ना, जो सीनियर लेवल पर आते हैं, जो किसी भी कंपनी के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड में रहते हैं ना, तो उस लेवल का अपॉइंटमेंट के लिए FSIB जो है अपनी रिकमेंडेशन देगी। ठीक, तो ये जो FSIB है इसमें टोटल कितने लोग रहेंगे ये भी जानना हमारा जरूरी है। तो ये जो FSIB होगी इसमें टोटल एक चेयरमैन रहेंगे, टोटल एक चेयरमैन इसका होगा और 2 और मेंबर होंगे, 2 अदर मेंबर होंगे। एक चेयरमैन होगा, 2 और मेंबर होंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसी FSIB का चेयरमैन किसे बनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी तक नहीं बताया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा भानु प्रताप शर्मा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भानु प्रताप शर्मा जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो ये FSIB बनाई गई इसका चेयरमैन भानु प्रताप शर्मा जी को बनाया गया है। ठीक है, भानु प्रताप शर्मा जी को इसका चेयरमैन बनाया गया है। और बाकी के 2 मेंबर और कौन है उनके भी नाम हम लोग जान लेते हैं। तो बाकी के दूसरे मेंबर जो है अनुमेश चौहान है। बाकी के जो मेंबर हैं 2 मेंबर, और मैंने बताया ना कि इसमें एक चेयरमैन रहेंगे और 2 और मेंबर रहेंगे। तो चेयरमैन भानु प्रताप शर्मा है। बाकी के 2 मेंबर में पहला मेंबर जो है वो अनिमेश चौहान जी हैं, और ये अनिमेश चौहान जी जो है वो फॉर्मर CMD ऑफ OBC बैंक हैं, OBC बैंक के फॉर्मर CMD है ये। दूसरा मेंबर जो है वो शैलेंद्र भंडारी जी हैं, और शैलेंद्र भंडारी जी जो है वो फॉर्मर MD एंड CEO ऑफ ING वैश्य बैंक है, ING वैश्य बैंक के फॉर्मर MD एंड CEO हैं। ठीक है ना। और अब जब ये FSIB का गठन हो जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, FSIB का जब ये गठन हो जाएगा तो इसके गठन हो जाने के बाद में बैंक्स बोर्ड ब्यूरो यानी कि BBB, FSIB के गठन हो जाने के बाद में बैंक्स बोर्ड ब्यूरो जो है वो अब खत्म हो जाएगा, उसके कोई महत्ता नहीं रह जाएगी, उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। तो FSIB का गठन करके बैंक्स बोर्ड ब्यूरो को खत्म कर दिया गया है। और ये जो बैंक्स बोर्ड ब्यूरो है ये 1 अप्रैल 2016 को बनाया गया था। इसका गठन जो है 1 अप्रैल 2016 को किया गया था। लेकिन अब FSIB के गठन के बाद में ये बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर भी आपको मैंने काफी इन्फॉर्मेशन बताई, और ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ट्रैवल इंश्योरेंस टू इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को यात्रा बीमा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने हाल ही में अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ में भागीदारी की है, इसमें पूछा गया है। इडेलवाइज जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। बस भैया ऑनलाइनर कर लो, बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। पढ़ लो, याद कर लो, एक बार चीजें आपसे सामने से गुजरी रहेंगी तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें याद हो जाएगा। बस इतना ही इनको यहाँ पर पढ़ना, ठीक है ना। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। एज पर द रिसेंट प्रोजेक्शन ऑफ क्रिसिल, व्हाट इज द इंडिया GDP ग्रोथ एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23? क्रिसिल के हालिया प्रक्षेपण के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया। हालांकि GDP के क्वेश्चन में करता नहीं हूँ, बीच में कराता बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम टाइम तक ये बदल ही जाती है ना। लेकिन फिर भी मैं 1-2 ले रहा हूँ, एग्जाम टाइम तक आप लोगों को अपडेटेड ही पढ़ाया जाएगा, अपडेटेड में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसका जो आंसर होगा 7.3%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। 7.3% ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। पहले यह अनुमान जो था वो 7.8% रहने का था, पहले यह अनुमान था 7.8% रहने का था, ठीक है, 7.8% का। अब ये जो है 7.3 घटाकर इसे 7.3% कर दिया गया है। क्रिसिल की यहाँ पर बात हुई है, क्रिसिल के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसके MD एंड CEO की बात करेंगे तो अमीश मेहता जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे, ठीक। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हम लोगों ने 1 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया। कोर्सेज जो मैंने लॉन्च किए हुए हैं उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप लोग कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो। अपने अगले आने वाले वीडियोज में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।